सो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है एग्जैक्टली फाइनेंशियल फ्रीडम? तो सूज ऑर्मन, ये जो पर्सनल फाइनेंस की स्पेशलिस्ट है यूएस में, तो उनका कहना है कि अ बिग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इज हैविंग योर हार्ट एंड माइंड फ्री फ्रॉम वरी अबाउट व्हाट इफ्स ऑफ लाइफ। सो ये सूज ऑर्मन जी का डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम का। फॉर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, दो मैं उनकी बहुत सारे थॉट से एग्री नहीं करता हूं, बट ये थॉट अच्छा लगा। So financial freedom is freedom from fear, which is right. I think this is, ये भी एक अच्छी definition हो सकती है. Then there is one more definition. The goal isn't more money. The goal is living life on your terms. ये भी एक financial freedom की definition किसी expert ने दी हुई है. और टोनी रॉबिन्स, इनका कहना है कि working because you want to, not because you have to, is financial freedom. तो ये definitions के साथ यहाँ पे हम आज financial freedom related डिस्कशन आगे लेके जाने वाले हैं दोस्तों। सो बहुत बार हमें लगता है कि यार एग्जैक्टली होता क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम? इसके अलग अलग लेवल्स भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज ऑल अबाउट कि बस अब पैसा आ गया रिटायर होना है, ऐसा नहीं है। मतलब फ्रॉम योर डेली डे टू डे लाइफ ऑल्सो यू कैन have, मतलब you can take that step towards achieving that financial freedom। तो वही उन्हीं स्टेप्स के बारे में आज हम पहले डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए स्टेप्स अगर लिए जाने चाहिए तो वो स्टेप्स कैसे होने चाहिए, इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो पहला तो हमने हमारे फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना चाहिए, क्योंकि क्या अचीव करना है ये पहले पता होना चाहिए टू अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स होंगे, आपका फर्स्ट होम होगा, फर्स्ट कार होगी, आपके बच्चों के एजुकेशन के रिलेटेड पैसा होगा, या फिर आपके पोस्ट रिटायरमेंट रिलेटेड जो भी पैसा चाहिए वो एक्यूमुलेशन होगा। तो ये चीजें पहले आपको सेट करनी होगी कि भाई अचीव क्या करना चाहते हो। अचीव क्या करना चाहते हो ये जब समझ में आएगा तभी तो स्टेप्स आगे के लिए जा सकते हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को पहले सेट करना है। तो उसमें आपके शॉर्ट टर्म गोल्स भी आएंगे, मीडियम टर्म गोल्स भी आएंगे और लॉन्ग टर्म गोल्स भी आएंगे। शॉर्ट टर्म यानी कि 0 to 3 इयर्स वाले जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स है उनको हम शॉर्ट टर्म गोल्स कह सकते हैं। 3 to 5 इयर्स वाले जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स है उनको हम मीडियम टर्म के गोल कह सकते हैं। एंड 5+ इयर्स के जो भी आपके गोल्स है उनको हम लॉन्ग टर्म गोल्स कह सकते हैं। ऐसा कोई डेफिनेशन कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि 3 to 5 मतलब मीडियम ही हो सकता है। कोई बोलेगा मेरे लिए 3 to 7 ईयर इज अ मीडियम टर्म फाइनेंशियल गोल, इट्स ओके। 7+ इयर्स का मेरे लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पॉइंट ये है कि हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक ओवर हियर। उसके बाद आते हैं बजटिंग पे। जो भी पैसा इनफ्लो आप लोगों के पास आ रहा है उस पैसे को कैसे एलोकेट करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब मैं हमेशा एक रूल के बारे में आप लोगों के सामने बोलता हूं, 50-30-20 रूल, जिसमें 50% जो आपके इनकम है, मंथली इनकम है, उसमें से 50% का जो पैसा है वो आप आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की तरफ खर्च कर सकते हो। इन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हो तो रेंट भी उसी में इंक्लूड होना चाहिए, या फिर आपने घर लिया हुआ है और ईएमआई जा रहा है तो वो ईएमआई भी इसी में इंक्लूड होना चाहिए। आई नो बहुत सारे लोगों को ये प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, बट दिस इज अ राइट अप्रोच टू हैव। नॉर्मली हम हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए, जिसमें पहला घर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो वहां पे एलोकेशंस लेते हुए हम लॉजिक नहीं समझते। 100 रुपए का अगर इनकम है तो हम 50 रुपए तक का ईएमआई लेने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, बिकॉज बैंक्स आर रेडी टू लेंड दैट मच ऑफ मनी टू अस। सो इसीलिए, बट नॉर्मली अगर ये व्यू आप रखोगे और वहां बड़ा लोन ले लोगे, so then you will compromise on your other important financial goals, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए आपकी लाइफ में। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स है और आपको पेंशन मिलने वाली है। वो पहले का एक जमाना था जहां पे ये पेंशन वगैरह मिलती थी, बट अब तो इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी पेंशन मना किया जा रहा है। सो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें खुद का रिटायरमेंट खुद ही प्लान करना है।
एंड दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एवरीबडी कि रिटायरमेंट गोल ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल होना चाहिए। प्रायोरिटी लिस्ट अगर आप बना रहे हो आपके फाइनेंशियल गोल्स की, तो उसमें पहले नंबर पे आना चाहिए आपका रिटायरमेंट गोल, बिकॉज उसको आप बिल्कुल ही रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी गोल के साथ। नोबडी इज गोइंग टू कम एंड टेक केयर ऑफ योर रिटायरमेंट, बिलीव मी। और जिस तरीके से न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू डिपेंड ऑन चिल्ड्रन। प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, I'm not trying to be negative over here, I'm trying to be practical over here. So ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। और इसीलिए जो आपके 100 रुपए का इनकम है उसमें से 50 रुपए जो है वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रेंट और EMI वही होने चाहिए। देन जो 30% ऑफ योर इनकम है, दैट इनकम शुड गो टुवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, जिसमें आपका रिटायरमेंट गोल एंड आपके बच्चों के एजुकेशन, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मेरा एक मानना बहुत यहां पे भी बहुत स्ट्रांग है कि रिटायरमेंट तो ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरे नंबर की प्रायोरिटी अगर आपको रखनी है, तो यू एटलीस्ट इंडियंस हैव दैट प्रायोरिटी, तो वो आपके बच्चों के ग्रेजुएशन की आपने वहां पे फाइनेंशियल गोल्स को के हिसाब से सेकंड प्रायोरिटी रखनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी, मुझे ऐसा लगता है। अगर कैलकुलेशंस में कुछ गड़बड़ हो रही है, अगर कंफर्टेबली कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो रही है और आपको कहीं ना कहीं रिटायरमेंट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सो देन इट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। सो वहां पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत सारे लोन्स वगैरह मिलते हैं। सो अगर मतलब एक कहावत है ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सो आपका अगर बच्चा अच्छा है तो उसके लिए पैसे छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपका बच्चा अच्छा नहीं है तो कितना भी पैसा छोड़ के जाओ वो बर्बाद ही करेगा। सो डोंट, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू बी फिलोसॉफिकल, जस्ट मोर एंड मोर प्रैक्टिकल, बिकॉज दिस इज अ सत्संग, तो वी कैन हैव, हम थोड़ी सी अच्छी बातें कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे सत्संग को भी लोग मतलब अलग तरीके से लेके जा रहे हैं इस वर्ड को। सो यार अच्छे लोगों की संगत, एक अच्छी बातें अगर हम कर रहे हैं, सो वो उसको सत्संग कहते हैं। सो वो स्पिरिचुअलिटी ही नहीं है, वो अच्छी मतलब हर एक जगह मतलब लाइफ को कैसे अच्छी तरीके से लीड करना चाहिए उसके बारे में भी ये हो सकता है। सो अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, सो 30% ऑफ दैट इनकम शुड गो टुवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, जिसमें रिटायरमेंट एंड चिल्ड्रन एजुकेशन आनी चाहिए। 20% जो पैसा है आपका वो आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स की तरफ जा सकता है। मतलब 0 to 3 इयर्स में जो पैसा आपको लगने वाला है कुछ फाइनेंशियल गोल्स के लिए, कुछ डाउन पेमेंट ऑफ योर कार या फिर डाउन पेमेंट फॉर योर फर्स्ट होम वगैरह, वो सब चीजें करनी है, तो वो पैसा उधर जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ कैलकुलेशंस आप थोड़े से चेंज कर सकते हो। अब अभी आप बोलोगे यार मेरा कोई ऐसा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल तो है नहीं, और मैंने मेरी इमरजेंसीज वगैरह की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लिए है, सो देन can I shift this 20% towards my 50% household expenses and EMI part? Yes, you can do that. There should not be any problem. The main objective is कि 30% जो savings है आपकी, वो 30% of your total income should be your savings, and that saving should get converted into investments for your long term goals. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमने इग्नोर यहाँ पे नहीं करना चाहिए। सो देन ये 20% जो शॉर्ट टर्म गोल्स का है, अगर आप उसको आपके 50% एक्सपेंसेस प्लस EMI रेंट को कन्वर्ट करना चाहते हो, सो दैट यू कैन डू। सो नीड्स और वांट्स का ये खेल है। तो नॉर्मली फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करते हैं तो वहां नीड्स को पहले फोकस करना चाहिए, वांट्स उसके बाद है। सो रिटायरमेंट विथ बेयर मिनिमम नीड्स और रिटायरमेंट विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये हम बाद में बात करेंगे लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम में। सो देखते हैं। देन तीसरा जो है पे ऑफ, जो स्टेप है पे ऑफ योर बैड डेट। अब बैड डेट क्या होती है? बैड डेट नॉर्मली ऐसी डेट होती है कि जिससे आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आप अगर सैलरीड हो तो व्हीकल लोन लेने से आपको कोई टैक्स मतलब बेनिफिट नहीं मिलता है। क्रेडिट कार्ड का अगर लोन है आपके ऊपर तो उसको भी कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, और इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा होता है। और तीसरा पर्सनल लोन। तो ये जो भी लोन्स है, मतलब जो भी लोन्स जिसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं, उनको नॉर्मली बैड डेट कहा जाता है। सो वो बैड डेट यानी हाई इंटरेस्ट रेट वाली जो डेट है वो आपने पे ऑफ कर देनी चाहिए, और डेट फ्री होने की कोशिश वहां पे आपने करनी चाहिए। इवन अगर आपको कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव लोन्स ऑन यू।
सो फिर वो फाइनेंशियल फ्रीडम माना ही नहीं जाएगा। और इंडिया में तो डेट फ्री होना ये भी बहुत सारे लोगों का गोल होता है। पीपल फील सो कंफर्टेबल कि यार मेरे पे कोई लोन नहीं है, मैंने मेरा होम लोन चुका दिया, मैंने मेरा व्हीकल लोन चुका दिया, मेरा पर्सनल लोन चुका दिया। सो डेट फ्री रहना ये एक अलग सेटिस्फैक्शन देता है, ये एक अलग तरीके का फ्रीडम है। सो देर इज नो प्रॉब्लम, मतलब टू अचीव दैट, सी अल्टीमेटली पहले भी हमने बहुत बार डिस्कशन किया है, व्हाट इज एन एसेट? एन एसेट शुड गिव यू पीस ऑफ माइंड, PEACE, पीस ऑफ माइंड। इट शुड नॉट बी पीसेस ऑफ माइंड। सो PIECES, पीसेस, मतलब आपके मतलब दिमाग का दही हो रहा है वहां पे, तो वो एसेट कैसे हो सकता है? वो एसेट वो होना चाहिए जो आपको पीस ऑफ माइंड दे रहा है, कि रिलैक्स हो रहे हो आप उनको देख के, दैट इज कॉल्ड एज एन एसेट। सो इसीलिए जो रिस्क प्रोफाइलिंग क्यों जरूरी होता है, कभी भी आप अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो रिस्क प्रोफाइलिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज रिस्क प्रोफाइलिंग आपको बताता है कि कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जो वोलेटिलिटी होती है वो आपको अनकंफर्टेबल कर रही है, आप सो नहीं पा रहे हो जब मार्केट गिरते हैं, सो इट मींस यू हैव अ कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल। सो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर अगर एग्रेसिवली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, सो आई थिंक दे विल नेवर फाइंड पीस ऑफ माइंड। सो उनके लिए वो पीसेस ऑफ माइंड ही होगा। सो वो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो पे ऑफ योर बैड डेट, ये भी एक स्टेप लेना उतना ही इंपॉर्टेंट यहां पे होता है। देन फोर्थ स्टेप जो है, ऑटोमेट योर सेविंग्स। तो जो 30% की हमने बात की थी कि जो 30% जो सेविंग्स है, वो 30% सेविंग्स हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स की तरफ एलोकेट करनी है। सो और ये जो एलोकेशन होना चाहिए उसको हमने ऑटोमेट करना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं, अरे 1 तारीख को जब मेरी सैलरी आएगी मैं मार्केट को देखूंगा एंड देन आई विल डिसाइड वेदर टू एलोकेट और नॉट टू एलोकेट। सो नॉर्मली ह्यूमन माइंड बोलता है यार आई विल ट्राई एंड टाइम द मार्केट। ये ही वर्स्ट थिंग होती है आपके डिसिप्लिन के लिए। सो आप आपकी सेविंग्स को ऑटोमेट कीजिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, ऐसा मुझे लगता है, स्पेसिफिकली फॉर दोज who want to achieve their financial goals, who want to achieve financial freedom। तो सेविंग्स को इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट करने के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग का सहारा लेना ये सबसे लॉजिकल और प्रैक्टिकल डिसीजन होगा, ऐसा मुझे यहां पे लगता है। सो ऑटोमेट योर सेविंग्स, डू नॉट पोस्टपोन, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, ये भी उतना ही यहां पे जरूरी है। सो ऑटोमेट योर सेविंग्स हो गया। नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टार्ट अर्ली। कब मैंने शुरू करना चाहिए अपना फाइनेंशियल प्लानिंग? कब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए? एज अर्ली एज पॉसिबल। डू नॉट पोस्टपोन योर इन्वेस्टमेंट्स, डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट, डू नॉट डिले योर इन्वेस्टमेंट्स। मैंने पहले भी बहुत बार आप लोगों को कहा है कि अगर आप 1 महीना लेट आपकी एसआईपी शुरुआत करते हो तो वो ऐसा इंस्टॉलमेंट है जो सबसे ज्यादा मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए और वो सबसे ज्यादा पैसा कमा के देने की कैपेसिटी आपके लिए रखता है। सो एग्जाम्पल, अगर किसी ने 1995 में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उसकी मतलब कुछ फंड से जो उस वक्त लॉन्च हुए थे, तो उनकी वैल्यू आज 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए एनएवी है, 10 रुपए की एनएवी, मतलब वो 10,000 रुपए की वैल्यू, अगेन ध्यान से सुनिएगा, वो 10,000 रुपए की वैल्यू आज की घड़ी में 10 लाख रुपए होती। सो जो इन्वेस्टमेंट, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने ले नहीं की, वो आपका लॉस कितना बड़ा है, कंपाउंडिंग में वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड रहने वाला एलोकेशन हो सकता था। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल। पोस्टपोन नहीं करना है, डिले नहीं करना है या इस इन्वेस्टमेंट की, इस फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस को, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो। सो ऑटोमेटिकली, जैसे हमने बताया ना आपको कि 5 करोड़ रुपए, मैंने बहुत बार मैं ट्विटर पे आजकल 1 पेजर नोट शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, जहां कितना रिटायरमेंट कॉर्पस कितने एज के बंदे के लिए कितना होना चाहिए, ऐसे कुछ एग्जांपल्स में बताता हूं। पॉइंट वही होता है। तो उसमें सिंपल होता है, 10,000 रुपए की एसआईपी कीजिए, 15,000 की कीजिए, 20,000 की कीजिए। तो वो एसआईपी ना करना, अगर 5 करोड़ का कॉर्पस अचीव करना था 25 साल के बाद, तो ये 10,000 रुपए की एसआईपी अगर 10 लाख रुपए का कैपेसिटी रखता है वैल्यू जनरेट करने का, तो हम कितना बड़ा लॉस वहां पे ले रहे हैं, आप समझ में आ रहा है आप लोगों को?
सो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है, डिले बिल्कुल नहीं करना है अगर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। देन नेक्स्ट स्टेप इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में अलग अलग एंगल्स भी आ सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में इमरजेंसी फंड होना ये भी आ सकता है। अगर आप सैलरीड हो तो 6 महीने का आपका मंथली इनकम शुड बी पार्क्ड इनटू लिक्विड फंड्स और एफडी। देन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 12 महीने का जो भी इनकम आता है आपका, उतना पैसा आपका इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। देन रिस्क मैनेजमेंट में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी आता है। एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस कवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि लोगों को लगता है कि यार मेरे दोस्त ने एलआईसी दे दी, किसी रिलेटिव ने एलआईसी दे दी, किसी नेबर ने एलआईसी की पॉलिसी दे दी, तो सम एश्योर्ड कितना है और वो प्योर टर्म प्लान है क्या? आपकी जो पूरी लाइफ में जितनी रिस्क है उनको उसने कवर किया हुआ है क्या? सो बेस्ट अप्रोच इज कि एक प्योर टर्म प्लान लेना है। जो आपकी बेसिक थंब रूल अगर आप बात करोगे तो जो आपका ईयरली इनकम है मल्टीप्लाइड बाय 10 to 15 टाइम्स, उतना नॉर्मली उतना लाइफ इंश्योरेंस कवर ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आप लोगों को दे देंगी, वहां पे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। सो वो भी जितनी जल्दी हो सकता है आपने लेना चाहिए। प्रॉपर मेडिकल वगैरह टेस्ट करने के बाद वो कवर ले मतलब मिल जाता है आपको। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, सम इवेंचुअलिटी हैपेंस, so I think this policy will cover all your financial goals. How much life insurance cover लेना चाहिए, how to calculate your life insurance cover, इसका एक डिटेल्ड वीडियो यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के चैनल पे अवेलेबल है। आप वहां जाके वो डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो, पूरे कैलकुलेशन के साथ हमने समझाया हुआ है। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट योर लाइफ इंश्योरेंस कवर रिक्वायर्ड बाय वॉचिंग दैट वीडियो, तो आप देख सकते हो उसको। देन मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको वहां पे कवर किया हुआ है तो इट्स वेल एंड गुड। नॉर्मली जब रिटायरमेंट अप्रोच होता है तो कोशिश कीजिएगा कि आपका ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर अगर उसको मतलब वो पॉलिसी को कंटिन्यू करने की परमिशन देता है, या फिर रिटायरमेंट के 2-3 साल पहले एक नई पॉलिसी ले लीजिए, सो दैट वहां पे एक ट्रैक रिकॉर्ड डेवलप हो जाएगा एंड अगर क्लेम वगैरह आते हैं तो वो प्रॉपरली वहां सेट हो सकते हैं। सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ अचीविंग दैट फाइनेंशियल फ्रीडम। व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? मतलब एवरीथिंग इज प्लान्ड और सम मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप वहां पे रख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ करना ही नहीं, इट्स नॉट अ राइट थिंग। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव दैट अप्रोच टू अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम। सो अप्रोच का बात है, ये एक प्रोसेस है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब ओके आज एक लाइट लग जाएगा, ओके आपके कैलकुलेशंस के हिसाब से हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम, ऐसा नहीं होगा। लॉट ऑफ थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। हमने एक डायरेक्शन ली हुई है, कुछ इन्फ्लेशन के नंबर्स कंसिडर किए हुए हैं, कुछ गोल्स कंसिडर किए हुए हैं। थिंग्स कैन चेंज इन बिटवीन, बट एटलीस्ट एक डायरेक्शन तो लिया है ना, तो मतलब वहां पे वी कैन एडजस्ट फ्यू थिंग्स। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। देन एक और एक स्टेप है कि लिव अ फ्रूगल लाइफ। सो लिव बिलो योर मीन्स, ये भी उतना इंपॉर्टेंट होता है अगर फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अचीव करना है तो। नॉर्मली मतलब हर एक को एक एस्पिरेशन होता है कि अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड हमें करते जाना है। सो आई थिंक देन जो कैलकुलेशंस आप करते हो उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें वहां गड़बड़ भी हो सकती है। सो यू कैनॉट जस्ट चेंज योर ट्रैक अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो। लिविंग बिलो योर मीन्स इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। अदरवाइज पैसा खर्च करना है तो वो मतलब उसको बहुत सारे वेज मिल जाएंगे, बट यू कैनॉट हैव दैट। अगर वो एक आदत हम लगा लेंगे पहले से ही, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट कि नहीं आपने ऐसी लाइफ जीनी चाहिए, बट नॉर्मली मैंने जितने केसेस देखे यहाँ पे कि जो अनप्लान्ड रहते हैं, स्पेसिफिकली जो डबल इनकम इंजिन्स होते हैं, घर होते हैं जहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न करते हैं बट प्लानिंग अच्छी तरीके से नहीं होती है और कुछ बड़ा एक्सपेंस अगर आ जाता है तो पूरा का पूरा बजट उनका हिल जाता है एंड दे हैव नेवर प्लान्ड सच थिंग्स। तो फिर उनका तो रिटायरमेंट कॉर्पस कैसा होगा, क्या होगा, मतलब आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। सो इसीलिए अगर हम बिलो आवर मींस रहेंगे, फ्रूगल लाइफ जिएंगे, सो आई थिंक दीज थिंग्स कैन हेल्प यू टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम इन अ गुड वे। सो एक सेटिस्फाइड लाइफ भी आपकी वहां पे हो सकती है। देन और एक है इसमें स्टेप, वो है
कि इन्फ्लेशन, हम इन्फ्लेशन को ना इग्नोर नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नॉर्मली थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव होके ही इन्फ्लेशन के नंबर्स हमने कंसिडर करने चाहिए। एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव मतलब हायर इन्फ्लेशन हमने कंसिडर करना चाहिए। सो एटलीस्ट 7% का इन्फ्लेशन तो कंसिडर करके आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करके ही आपने कैलकुलेशंस करनी चाहिए कि कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है टू अचीव द योर फाइनेंशियल फ्रीडम। स्पेसिफिकली रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे ये नंबर थोड़ा सा हायर साइड में ही रहेगा तो अच्छा होगा। जैसे मैंने बोला था कि देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल अपग्रेड करने का जो इन्फ्लेशन है ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम में से कितने लोग 10 साल पहले इंटरनेट पे, मोबाइल के लिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, टाटा स्काई के लिए, ये सारे खर्चे मिला के 5 से 10 हजार रुपए का महीने का खर्चा करते थे, बताइए मुझे। सो हार्डली एनीबॉडी। सो आप समझ रहे हो यहाँ पे कि ये ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस है जो ऐड होते जाएंगे हमारी लाइफस्टाइल में। सो ये भी एक अलग तरीके का इन्फ्लेशन हो सकता है। सो इट्स नॉट अबाउट रोटी कपड़ा एंड मकान। सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनेट वगैरह, बहुत सारी बेसिक नीड्स हो चुकी है हमारी, तो उनको भी वहां पे हमें केटर करना होगा। एंड दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन को कभी भी अंडर एस्टिमेट हमने नहीं करना है। सो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए इन्फ्लेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बी मोर एंड मोर कंजर्वेटिव व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग ऑल दोस थिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है, चूज करेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सो हमने डायरेक्शन तो ले लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। हमने ये भी बोल दिया है कि भाई 30% का जो एलोकेशन है वो लॉन्ग टर्म मतलब गोल्स के लिए आपका होना चाहिए, 20% जो है वो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होना चाहिए। बट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कैसे चूज करें, उसके लिए कोई पैरामीटर है कि हमारे पास? यस, वी हैव दैट पैरामीटर ऑल्सो। सो अगर 0 to 3 years का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, देन दैट मनी, दैट एलोकेशन शुड बी इनटू डेट एसेट क्लास। फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में ही हमने वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो वहां पे फिर आप फिक्स डिपॉजिट्स को कंसीडर कर सकते हो, लो ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट टर्म फंड, मीडियम टर्म फंड, डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट रेटिंग वगैरह देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां पे वो एलोकेशन होना चाहिए, मतलब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में ही वो पैसा जाना चाहिए। वो पैसों को के लिए आपने इक्विटी की तरफ नहीं देखना चाहिए, बिकॉज दैट कुड बी अ स्पेक्युलेटिव कॉल। सो वो बिल्कुल हमने नहीं लेना चाहिए। अब 3 to 5 years का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, देन एलोकेशन कैसे होने चाहिए? देन यू कैन हैव अ हाइब्रिड ओरिएंटेड अप्रोच, जैसे इक्विटी प्लस डेट, इनका एक एलोकेशन लेके 50-50%, 60-40, 40-60 ऐसा एलोकेशन आपने लेना चाहिए। नॉर्मली ये इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स या फिर डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स कुड बी अ सॉल्यूशन फॉर यू। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, सो देन यू कैन गो टुवर्ड्स डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड, जिसमें 25 से 30% का इक्विटी होता है और 60 to 75% तक का डेट एलोकेशन होता है। सो इट कुड बी अ बेटर चॉइस। अगर आप मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो, देन 50% इक्विटी 50% डेट वाले बैलेंस फंड्स होते हैं, उसमें यू कैन एलोकेट। और अगर आप एग्रेसिव थोड़े इन्वेस्टर हो, तो वहां पे इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, जिसमें 65 to 70% का जो एलोकेशन है वो इक्विटी में होता है एंड 30-35% का एलोकेशन डेट में होता है। सो ये एलोकेशन नॉर्मली 3 to 5 years के अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, सो इट कुड बी अ राइट अप्रोच। देन कम्स 5 to 7 years इन्वेस्टमेंट होराइजन। तो यहां पे अगर आपको एलोकेशन लेना है, तो आई फील कि लार्ज कैप स्टॉक्स या फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडेक्स फंड्स वुड बी अ बेटर चॉइस। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5+ years होगा तो ही इक्विटी में एलोकेशन लेना है, और वो भी लार्ज कैप ब्लू चिप ओरिएंटेड में ही एलोकेशन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सो बाकी आप डिसाइड कर सकते हो, बट मुझे 5 to 7 years एटलीस्ट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस की थियरी है वो यही सजेस्ट करती है कि मिनिमम 5 years का इन्वेस्टमेंट होराइजन लार्ज कैप साइड में होना चाहिए। और ये भी एलोकेशन जो आपको करने हैं, ये अगर स्टैगर्ड वे में एलोकेशन आप कर पाओगे, सो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर चॉइस, बिकॉज मार्केट्स आर वोलेटाइल। तो इस वोलेटिलिटी का एडवांटेज ये स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है।
देन 7 to 10 ईयर्स, सो 7 to 10 ईयर्स का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, कोई फाइनेंशियल गोल आप अचीव करना चाहते हो, तो यहां पे मल्टी कैप फंड्स या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स या फिर अ ब्लेंड ऑफ पोर्टफोलियोज, मतलब डायरेक्ट स्टॉक्स में भी अगर आप करना चाहते हो, सो अ ब्लेंड ऑफ पोर्टफोलियो जहां पे लार्ज कैप पे ओरिएंटेशन थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, 60-70%, एंड 35-40% का जो एलोकेशन है वो स्मॉल एंड मिड कैप में हो सकता है. सो नॉर्मली फ्लेक्सी कैप फंड्स वर्क ऑन दिस थियोरी. मल्टी कैप फंड्स में 25% का मिनिमम एलोकेशन होता है. सो एग्रेसिवनेस में अगेन, if you are a moderately aggressive equity investor, then flexi cap funds would be a choice for 7 to 10 years. But अगर आप aggressive investor हो, equity investor हो, then you can go towards multi cap strategy जहां पे minimum 25% allocation towards small and mid cap can be there. So you can choose accordingly. Then comes the 10 plus years investment horizon. तो यहां पे 10 plus years आपका अगर investment horizon है and you are an aggressive investor, then you can consider small and mid cap portfolios or small and mid cap funds also. So it's always better to depend on some kind of research जहां पे institutions are involved in that research, because as a retail investor investing directly into small and mid cap stocks वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है अगर आपके पास रिसर्च अवेलेबल नहीं है और आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं है एज अ रिटेल इन्वेस्टर इंडिविजुअल. So it's always better to take support of some kind of research, or mutual fund portfolios also will be a better choice in that particular case. तो ये 9 स्टेप्स है जिसको एक बार फिर से रिपीट करता हूं एंड देन आई विल स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चंस. तो पहला, सेट योर फाइनेंशियल गोल्स. दूसरा, फॉलो 50-30-20 रूल. तीसरा, पे ऑफ योर बैड डेट. चौथा स्टेप है ऑटोमेट योर सेविंग्स यानी कि एसआईपी. पांचवा, स्टार्ट अर्ली, जितनी जल्दी हो सकता है उसको आपकी इस प्रोसेस को शुरू कीजिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए. पांचवा, रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें इमरजेंसी फंड, लाइफ इंश्योरेंस कवर, मेडिकल इंश्योरेंस ये होना चाहिए. छठा, सातवां, लिव अ फ्रूगल लाइफ, मतलब लिव बिलो योर मींस, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम. आठवां है डोंट इग्नोर इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को हमने बिल्कुल यहां पे इग्नोर नहीं करना चाहिए. एंड लास्ट जो स्टेप है, चूज करेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. मैंने बोला था 0 to 3 years डेट, 3 to 5 years हाइब्रिड, 5 to 7 years लार्ज कैप, 7 to 10 years मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप, 10 plus years स्मॉल एंड मिड कैप. तो ऐसे एलोकेशंस यू कैन टेक. फ्रीडम ये प्रोमो कोड का एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 55% इज अवेलेबल ऑन ऑल आवर मॉडल पोर्टफोलियोज. तो investindia.in को विजिट कीजिए, फ्रीडम ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और 55% का डिस्काउंट आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे ले सकते हो. मात्र 4500 रुपीज में आप सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. स्टॉकोमीटर प्लस और फंडोमीटर के साथ कॉम्बो ऑफर्स अगर लोगे, देन द डिस्काउंट्स कुड बी एज हाई 65 to 70% ऑल्सो. तो आशा करूंगा आप investindia.in को विजिट करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करोगे, जरूर करोगे.